नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं केस है। एक वायरल वीडियो, एक बहुत ही डरावना नाम 3i एटलस उल्कापिंड और दावा ये कि दुनिया खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक विशाल चट्टान, वो भी सीधे हमारी तरफ आ रही है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनकर इस केस की तह तक जाएंगे। सबूत कहाँ है, गवाह क्या कहते हैं और असली मुजरिम कौन है, ये चट्टान या फिर सोशल मीडिया। बिल्कुल। और ये जासूसी जरूरी भी है क्योंकि डर बहुत तेजी से फैलता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी कहानी पर विज्ञान और कह सकते हैं तथ्यों की टॉर्चलाइट डालते हैं। तो आज का मिशन यही है, इस सनसनी के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। क्या हमें सच में डरना चाहिए या फिर ये क्लिक्स और व्यूज का एक और खेल है? चलिए तो फिर इस केस की पहली फाइल खोलते हैं। इसका नाम 3i एटलस उल्कापिंड। सुनने में कितना खतरनाक और ऑफिशियल लगता है। अटलस, जैसे कोई ग्रीक देवता हो जो आसमान से तबाही लाने वाला हो। तो ये एटलस आखिर है क्या? नाम वाकई बहुत दमदार चुना गया है, लेकिन असलियत काफी अलग है। अटलस यानी ATLS का पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। एक मिनट। लास्ट अलर्ट सिस्टम, ये नाम तो और भी डरावना है। ऐसा लगता है जैसे आखिरी वार्निंग देने के लिए बना है। हाँ, नाम थोड़ा नाटकीय जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई पैनिक बटन है। इसे आप एक तरह का अंतरिक्ष का सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये बस चौकन्ना रहता है। इसका काम ही है चीजों को जल्दी से जल्दी खोज निकालना, ताकि वैज्ञानिकों को उन पर नजर रखने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। अच्छा, ये डरने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए बनाया गया सिस्टम है। ठीक है। तो ये एक तरह का वॉच टावर है, ये समझ आया। तो फिर इस 3i का क्या राज है? ये 3i क्या है? यहीं पर सारी सनसनी खत्म हो जाती है। जब एटलस जैसी कोई ऑब्जर्वेटरी आसमान में कोई नई चीज देखती है तो उसे फौरन कोई फैंसी नाम नहीं दिया जाता। तो जब तक उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती, उसे एक अस्थायी कोड नेम दिया जाता है। 3i बस एक ऐसा ही कोड नेम है। मतलब जैसे किसी फाइल पे लिख दिया हो केस नंबर 3। बिल्कुल। इसका बस इतना ही मतलब है कि हाल ही में एक चीज देखी गई है जिसकी जांच अभी चल रही है। अरे वाह! तो जिसे सोशल मीडिया पर तबाही का दूसरा नाम बनाकर पेश किया जा रहा है, वो असल में एटलस ऑब्जर्वेटरी की डायरी में बस एक नया एंट्री नंबर है। हाँ, एक छोटी सी अंतरिक्ष की चट्टान जिसे अभी ठीक से पहचाना भी नहीं गया। बिल्कुल सही। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये कोई ग्रह को नष्ट करने वाला दानव नहीं है, जैसा कि वायरल वीडियो में आग के गोलों के साथ दिखाया जा रहा है। अंतरिक्ष में ऐसी लाखों करोड़ों चट्टानें घूम रही हैं। एटलस जैसी प्रणालियां तो हर रोज नई नई चट्टानों का पता लगाती हैं। तो ये बस उन्हीं में से एक है। सवाल तो यही है, अगर ये इतनी मामूली सी खगोलीय घटना है तो ये दुनिया भर के लिए एक डरावनी खबर कैसे बन गई? ऐसी क्या आग लगाई गई कि एक छोटे से पत्थर ने करोड़ों लोगों की नींद उड़ा दी? इसका जवाब उस जगह है जहां आजकल आग सबसे तेजी से लगती है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। स्रोत बताते हैं कि बस एक दावा किया गया कि ये 2025 या 2026 में पृथ्वी से टकराएगा, और इस झूठ को सच साबित करने के लिए पूरा तामझाम तैयार किया गया। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो वीडियोस। बैकग्राउंड में बहुत ही डरावना संगीत, पृथ्वी की तरफ आते हुए आग के गोलों वाले ग्राफिक्स, और सबसे खतरनाक, कुछ वीडियोस में तो नासा का लोगो लगाकर एडिट किए हुए स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नासा खुद चेतावनी दे रहा है। ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा, है ना? बिल्कुल। और ये एक बहुत पुरानी तरकीब है, बस अब नए औजारों के साथ। पहले ऐसी अफवाहें चेन ईमेल या मैसेज से फैलती थीं, अब ये लाखों व्यूज वाले वीडियोस से फैलती हैं। तरीका वही है, किसी भरोसेमंद संस्था जैसे नासा का नाम इस्तेमाल करके लोगों में डर फैलाओ। हमारे स्रोत में ये साफ लिखा है कि नासा, इसरो या खुद एटलस के किसी भी वैज्ञानिक ने कभी इस तरह के दावे की पुष्टि नहीं की है। ये सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए बनाया गया एक मनगढ़ंत प्रचार है। ठीक है, तो वीडियो झूठे हैं, ये तो साफ हो गया। लेकिन इस मामले को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा विज्ञान की क्लास में चलते हैं। ये उल्कापिंड, एस्टेरॉयड, ये सब असल में है क्या, और इनसे हमें असल में कितना खतरा है? बिल्कुल। देखिए, अंतरिक्ष जैसा हमें दिखता है वैसा खाली है नहीं। ये धूल, बर्फ और चट्टानों से भरा हुआ है। हमारे स्रोत में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। क्या है वो? हर दिन लगभग 100 टन छोटे छोटे कण, मतलब धूल से लेकर छोटे कंकड़ तक, हमारे ग्रह से टकराते हैं। 1 मिनट, 100 टन हर रोज? ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है। मतलब हमारे ऊपर हर रोज 10-12 बड़े ट्रकों के बराबर धूल और पत्थर बरस रहे हैं।
तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? क्या ये इतने छोटे होते हैं? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। और जो थोड़े बड़े भी होते हैं, उनसे बचाने के लिए? उनसे बचाने के लिए पृथ्वी के पास एक कमाल का सुरक्षा कवच है, हमारा वायुमंडल। हमारा एटमॉस्फेयर, एक तरह की अदृश्य ढाल। एकदम सही। जब कोई अंतरिक्ष चट्टान, जिसे हम उल्कापिंड कहते हैं, तेज रफ्तार से वायुमंडल में घुसती है, तो हवा के साथ घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से वो बेहद गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि वो जलने लगती है। और वही हमें टूटते तारे की तरह दिखता है। हाँ, वही जलती हुई चट्टान हमें रात में आसमान में एक चमकदार लकीर की तरह दिखती है, जिसे हम उल्का कहते हैं। ज्यादातर तो वहीं जलकर राख हो जाते हैं। मतलब हमारा वायुमंडल ही ज्यादातर खतरों को बाहर ही निपटा देता है। तो फिर डायनासोर कैसे खत्म हो गए थे? वो तो बहुत बड़ा था। वो एक असाधारण घटना थी। पृथ्वी पर बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए एस्ट्रॉयड का आकार बहुत ही बड़ा होना चाहिए, शायद 1 किलोमीटर चौड़ा या उससे भी ज्यादा। और ऐसे एस्ट्रॉयड बहुत दुर्लभ होते हैं। बहुत ही दुर्लभ, करोड़ों सालों में एक बार टकराते हैं। और 3I एटलस तो उस श्रेणी के आसपास भी नहीं आता। वो एक बहुत ही छोटी वस्तु है। ठीक है, विज्ञान तो कह रहा है कि डरने की बात नहीं, पर चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि वायरल वीडियो सच कह रहे थे और ये चट्टान वाकई हमारी तरफ आ रही होती, तो क्या होता? ये एक मजेदार सवाल है और इसका जवाब भी विज्ञान ही देता है। अगर ये सच में पृथ्वी की तरफ आ भी रही होती, जो कि मैं फिर साफ कर दूं कि ये नहीं आ रही है, तो भी लगभग 100% गारंटी है कि ये हमारे वायुमंडल में आते ही जलकर पूरी तरह खत्म हो जाती। पूरी तरह? मतलब ये जमीन तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई छोटा सा टुकड़ा बच जाए? इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ा बच भी जाता, तो हमारे स्रोत के मुताबिक वो शायद पृथ्वी के 70% हिस्से पर फैले किसी महासागर में गिरता। या किसी रेगिस्तान में? हाँ, या किसी बड़े रेगिस्तान या बर्फीले इलाके जैसी निर्जन जगह पर। ज्यादा से ज्यादा ये वहां एक छोटा सा गड्ढा बना देता। मुझे लगता है हमारे स्रोत की एक लाइन यहाँ पर इस पूरे डर को खत्म कर देती है। ये एस्टेरॉयड डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड नहीं है, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। बिल्कुल, ये चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखती है। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो उस एस्टेरॉयड के आकार का एक छोटा सा अंश भी नहीं है जिसने डायनासोर का सफाया किया था। उन दोनों की तुलना करना ही मतलब सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। तो विज्ञान तो साफ कहता है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन इन वीडियोस में नासा का लोगो लगाकर लोगों को यकीन दिलाया जाता है। तो सवाल ये है कि खुद नासा और इसरो जैसी बड़ी एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं? हाँ, और उनका डेटा शीशे की तरह साफ है। नासा एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डेटाबेस मेंटेन करता है, जिसमें उन सभी एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं की लिस्ट है जो पृथ्वी के करीब से गुजर सकते हैं। हमारे स्रोत के अनुसार 3I एटलस को उस लिस्ट में खतरे के तौर पर कहीं भी लिस्ट नहीं किया गया है। और हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो का भी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो अंतरिक्ष में मौजूद चीजों पर नजर रखता है ताकि हमारे सैटेलाइट सुरक्षित रहें। उन्होंने भी किसी भी तरह के टकराव के जोखिम से साफ इनकार किया है। किसी भी बड़ी और भरोसेमंद संस्था का कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह रहा है कि ये चीज खतरनाक है। तो फिर वो जो एक आम धारणा है जो ऐसी कहानियों के साथ हमेशा आती है कि नासा हमसे सच्चाई छुपा रहा है ये हर साजिश की कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है, लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक ये सच से कोसों दूर है। नासा और दूसरी एजेंसीज का ये सारा डेटा सार्वजनिक है, यानी पब्लिक के लिए खुला है। कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर इन चीजों के ऑर्बिट यानी उनकी कक्षा को देख सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये डेटा किसी आम इंसान के लिए समझना आसान है या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बने हुए कोड और नंबर हैं? क्योंकि डेटा पब्लिक है कहना एक बात है और उसे समझ पाना बिल्कुल दूसरी। आपने बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। ये सच है कि रॉ डेटा को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नासा जैसी एजेंसियां और दुनिया भर के साइंस कम्युनिकेटर्स इन डेटा के आसान मतलब भी समझाते हैं। दिक्कत यह है कि सब कुछ ठीक है वाली रिपोर्ट उतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी हम सब मरने वाले हैं वाली सनसनीखेज वीडियो। सही बात है। लोग उस जानकारी को चुन रहे हैं जो ज्यादा डरावनी और नाटकीय है, न कि उसे जो ज्यादा सच्ची है। छिपाने जैसा कुछ है ही नहीं। डेटा साफ कहता है कि ये उल्कापिंड अपनी स्थिर कक्षा में है
और पृथ्वी के रास्ते में नहीं है। ये जानना बहुत सुकून देता है। और शायद इससे भी ज्यादा सुकून इस बात से मिलता है कि आज हम सिर्फ बैठकर इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं हैं। अगर कभी सच में कोई खतरा आता है तो हमारे पास उससे निपटने की तकनीक भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। हमारे स्रोत में नासा के डार्ट मिशन का जिक्र है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। हाँ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को एक एस्टेरॉयड से टकराया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। और वो कामयाब रहे। ये एक ऐतिहासिक मिशन था। एक वेंडिंग मशीन के आकार के स्पेसक्राफ्ट ने एक छोटे से एस्टेरॉयड से टक्कर मारकर उसकी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया। वाह थी। अगर भविष्य में कभी सच में कोई खतरनाक एस्टेरॉयड हमारी तरफ आता है तो हमारे पास उसे रास्ते से हटाने का एक तरीका मौजूद है। ये जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही कहा। तो ये कहानी डर की नहीं बल्कि इंसानी काबिलियत और आत्मविश्वास की बन जाती है। हम न सिर्फ इन खतरों का पता लगा सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका सामना भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर आज की हमारी इस पूरी जासूसी और बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? वो लाइन बहुत सीधी और साफ होगी। 3I एटलस उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकरा रहा है। ये खतरा कभी था ही नहीं। ये एक छोटी सी खगोलीय खोज थी जिसे सोशल मीडिया पर डरावनी कहानी बनाकर बेचा गया। और बिल्कुल, तो ये भी कि नासा और इसरो जैसी सभी भरोसेमंद संस्थाएं कह रही हैं कि डर की कोई बात नहीं है। और आखिर में भविष्य के ऐसे किसी असली खतरे के लिए भी अब हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। तो मिथक था कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी को तबाह करने आ रहा है, और हकीकत यह है कि एटलस द्वारा खोजी गई एक छोटी सी चट्टान की खबर को ऑनलाइन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल से एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो शायद इस उल्कापिंड से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जब वैज्ञानिक तथ्य और डेटा इतनी आसानी से हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर ये सनसनीखेज और झूठी खबरें इतनी आसानी से और इतनी तेजी से क्यों फैल जाती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, और इसका जवाब शायद तकनीक में कम और इंसानी मनोविज्ञान में ज्यादा छिपा है। शायद हम इंसानों का एक स्वाभाविक झुकाव डर और सनसनी पैदा करने वाली कहानियों की तरफ होता है। सब ठीक है वाली एक शांत तथ्यात्मक रिपोर्ट के मुकाबले दुनिया का अंत नजदीक है वाली कहानी हमारा ध्यान ज्यादा खींचती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी के इस दौर में जहां सही जानकारी तक पहुंचना इतना आसान है, वहीं गलत जानकारी का शिकार होना भी उतना ही आसान क्यों है। शायद हमारी अगली खोज इसी पर होनी चाहिए।